आप आज सहाबा की एक बहुत बड़ी सुन्नत अदा करें। मस्जिद नबी में जब इस्लाम का शुरुआती दौर था तो सहाबा करम कम थे, नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग काफी कम थे। तो एक बार मदीना शरीफ में बहुत जोर से बारिश आई और तूफान भी आया। तो अब अजान होती थी तो वहां पे हजरत बिलाल ने हिजालत खड़ा पड़ा और बारिश जोर से आ गई। तो हर सहाबी जो बैठे थे अपने अपने घरों में, उनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि आज मस्जिद पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश को देखकर बाकी सहाबा शायद ना आए। तो उन्होंने जो भी इंतजाम था अपना, क्योंकि बड़ा खतरनाक दौर था, ज्यादा पैसा भी नहीं था, रेनकोट वगैरह भी नहीं था, हालत बहुत खराब था। क्योंकि जो पहली जंग हुई थी उसके अंदर आपको बता रहा कि पहली जंग जो जीते थे उसमें सहाबा इकराम ने सिर्फ 12 तलवारें उनके पास थी और बाकी सब जो लड़े तो कैसे लड़े थे, लकड़ियों से और पत्थरों से लड़े थे। तो 12 के सिवा कोई 13 तलवार नहीं थी। तो जंग में ये हालत थी, घर में क्या हालत होती। तो अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि मैं अपने कपड़े गरम वगैरह सर्दियों पर लेके जाऊंगा। हजरत उमर ने भी सोचा कि आज कोई जाने वाला नहीं है तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। हजरत अली ने भी सोचा कि शायद बाकी लोग ना आए तो मेरा जाना भी जरूरी है। और जब ये तीनों मस्जिद नबी में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि मस्जिद नबी में रोज की जमात में जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग उस जमात में मौजूद हो गए। क्योंकि हर सहाबी ने यह सोचा कि जोर से बारिश आ रही है, सहाबी आज नमाजी आज कम आएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा तो जमात मस्जिद क्या दिखेंगी, खाली दिखेंगी। तो हर किसी ने ये सोचा कि मेरा जाना जरूर है। तो डेली में जो आते थे उससे ज्यादा लोग पहुंचे और यही जज्बा सहाबी इकराम था जिसकी वजह से इस्लाम सारी दुनिया में फैला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सारे कमाल है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कमाल ये लगता है कि उस टाइम अरब ये जाहिलों का दौर और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे दौर में उन्होंने सहाबा के दिल में अपने अखलाक से, अपने तरीकों से वो जज्बा बना कि जो एक बात के ऊपर इस्लाम के बारे में, हुजूर के बारे में अपने से ज्यादा सोचा, इस्लाम के बारे में अपने से ज्यादा सोचा नहीं। जाट माल के सारे लोग ये सोचते कि कहीं हमारी नाम ना खराब हो जाए, हमारे इस्लाम को कहीं लोग नाम ना देना शुरू करें, बुरा ना बोलना शुरू। तो वो अपनी जान से ज्यादा उस चीज को चाहते थे, इसलिए दुनिया में इस्लाम सबसे ज्यादा फैला। और आपको बता दूं कि सारी दुनिया में इस्लाम था, ऐसा कोई इलाका नहीं। अभी हमारे कुछ लोग केनिया में नदी नेरोबी करके कोई इलाका है, वहां पर उसके बाजू से एक इलाका है कांगो करके, और उसके बाद अमेज़न का करके ये लगता है जंगल लगता है। वो अमेज़न के जंगल की खास बात क्या है पता है? वो भूमध्य सागर में से जाता है, यानी सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट वहां पर नहीं होती, डायरेक्ट अपने आप थोड़ी सी ठंडी में देरी गिरती है, बारिश में थोड़ी और होती है, और धूपकाले में सीधी गिरती है, ज्यादा गर्मी होती है। वहां ऐसे बीच में से चलते एकदम ना, जो जमीन है जो घूम रही है तो एकदम उसके सूरज के सामने से घूमती है। तो वहां ये माहौल है कि दिन भर धूप जगती है और जैसी शाम हो गई तो रात भर क्या होती है, शाम से क्या होती है, बादल जमा होते हैं और बादल जमा होने के बाद रात भर क्या होती है, बारिश होती है। और 12 महीने यही हाल है, दिन भर धूप और रात भर बारिश। और वहां पे दिन भर धूप रहेगी, रात भर बारिश होगी तो जंगल गिरना पड़ेगा।
नदियां नाले कितने बड़े थे, कीचड़ कितना होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वहां पर है। वहां पर अगर आप जो इनको देखोगे जानवरों को, जो देखने वालों ने बताया कि जानवर कितने होना चाहिए। हमारे यहाँ 200-400 हिरन दिखते तो ऐसा लगेगा कितने हिरन है। वहां 25-30 हजार हिरन दिखना बहुत छोटी सी बात। जेबरा देखे तो कितने जेबरा दिखे थे, कम से कम 15,000 जेबरा जाए। और पूरा इलाका ऐसा हरा है, जानवर इधर से खाते हुए जाते हैं और जैसी पलटते तो इधर का जंगल भी डबल से खाने के लिए तैयार हो जाता। और वहां पे अमूमन जो आदमी की उम्र है वो 30 से 40 साल की उम्र नहीं है, 30 से 40 साल की उम्र नहीं है। वहां पर भी इस्लाम सबसे ज्यादा है। इस्लाम आया कहां से? अरब से, जहां पानी नहीं है, बारिश होती नहीं है, कभी कभार जो मेरी कभी कभार बारिश होती है। जहां बारिश कभी कभार होती है वहां से इस्लाम निकल के ऐसी जगह पर आया जहां पर रेगुलर बारिश होगी। यानी कितना सब उसने तय किया होगा, कितनी जद्दोजहद होगी, कितना वो दीन को चाहते होंगे। और ऐसी जगह है जहां पर 40 साल की उम्र नहीं होती। और अरब में उम्र कितनी होती थी? 70, 80, 100। तो उसको भी पता था कि मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा अल्लाह ताला के पास जाने का चलते जो टाइम है वो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो वहां पे गए। तो इस्लाम जो है, जो फैला है वो जज्बे से फैला है, उसको चाहने से फैला है। और यही बात मैं कहना चाहता। अच्छा, वहां पे खानदान कार्गो करेगा जाता है, वहां शादी जो होती है वो आदमी की खूबसूरती देखकर नहीं होती, क्योंकि वहां सभी खूबसूरत है, सभी एक रंग के, उनके काले रंग के। खूबसूरती देख के मालूम वालों कैसी नहीं दी जाती है वहां पे। तो जिसके पास 10 गैया है वो अमीर माना जाता है। तो ऐसा है कि 10 गैया है तो एक शादी, 20 गैया है तो 2 शादी, 30 गैया है तो 3 शादी, 40 गैया है तो 4 शादी। अच्छा, वो जो औरत आती है उसको कुछ नहीं लगता, 10 गैया होगी, 20 गैया होगी तो एक औरत कोई ना कोई आ जाती है, शादी निकाह में आ जाती है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता और उसको कुछ नहीं होना। वो आके आपकी जो उसकी 10 गैया है उसके ऊपर क्या करेगी, मेहनत करेंगे, उसका दूध देंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, चरने ले जाएंगे, ऐसा उसका काम है। यानी उसको देखने के लिए औरत आती है, आपसे शादी करनी है। तो वहां पर लेडीज का ज्यादा यह तो औरतें अपने तरफ से रिश्ते भेजती है। तो ऐसी जगह से जहां पर इस्लाम का वहां पहुंच जाना ये भी एक करामत ही है ना। और बस में अरब ये यूरोप और एशिया के बीच में आता है। और अगर आप उसको देखोगे तो बीच में बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर। उस समंदर को पार करके जाना और कब करना, आज से 1200 साल, 1500 साल, 1200-1300 साल पहले समुद्र में जाना कैसी कश्तियां होगी और कैसे जाएगी। यानी मुझे तो नहीं लगता कि डीजल का वहां पे कुछ पता चला होगा। डीजल तो होगा, डीजल हाथ से जाते होंगे, आवाज से और हाथ से जाने वाले लोग वहां जाकर के उन्हें इस्लाम को फैला। तो जज्बा होना चाहिए आपको हर चीज को करने का, तो इस्लाम फैलता है। जैसा आप लोग आ जाए, बारिश आ गई, बहुत सारे लोग जो है आपसे अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, जिनमें अच्छी कुव्वत है, जवान है और उनमें कुव्वत है कि वो अपने गाड़ियों से छतरी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत सारे लोग बिना छतरी के, हमारे गुरु भाई बिना छतरी के आ गए। हमारे आज 70 साल की ऊपर की उम्र होगी, इतने बारिश में हमारे इशाक भाई वहां से चलते आए ये सर। और सबसे बड़ी बात तो हमारे इशाक मंसूरी साहब अभी 3-4 दिन पहले आईसीयू में भर्ती थे, 3-4 दिन पहले आईसीयू में भर्ती थे और आज कहाँ है, मीटिंग में। हो सकता अगर बाद में आता तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 3 दिन पहले जो आदमी आईसीयू में भर्ती हो वो आज 10 दिन कहाँ पर मीटिंग में होने। तो ये जो जज्बा है हमारे का, यही जज्बा हमारे को आगे बढ़ते जा रहा है। और ये जज्बा कायम उम्र को रखना है। आपने बता रहा ये जज्बा अगर आपने कायम रखे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे को कोई हरा नहीं सकता। और ये सब तरफ चर्चा चल रहा है, हम जिधर भी जाते हैं MIM के बारे में बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है।
कि भाई एमआईएम बहुत मेहनत कर रही है, इधर काम कर रही है, उधर काम कर रही है, और हमेशा जहां भी करने जरूरत है यहाँ पर वो पहुंच रही और हर जगह एक मुद्दे उठा रही, ये ऐसा चर्चा है। तो अब इससे पहले जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते थे वो लोग क्या बोल रहे, भैया हमारी भी पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे और ऐसा करो हम एक सीट लेके आएंगे और एक सीट लेकर आने के बाद तुम्हारी 3 पतंग चलाएंगे, हमारा एक जो भी है उनका चुनाव चुनना पतंग, पंजा हो, घड़ी हो या धनुष्यबाण हो या वो उताई वाला बाबू हो, जो भी हो उसको चलाएंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता है छोटे छोटे उनको पकड़ रहे यार 3 तुम्हारी एक हमारी, 3 तुम्हारी एक हमारी। भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, जिस तरह तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी वैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी, गठबंधन का दौर है, हमारी किसी से कोई इनकार नहीं है। आप अगर तुम आते तो हमारा वेलकम, लेकिन आप हमारे कार्यकर्ता से बात करने के बजाय हमारे जो नागपुर शहर के प्रेसिडेंट उनसे बात करो ना, हम कोई खिलाफ नहीं है। अगर हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्टी के कन्वीनर अगर हमारे को बोलेंगे कि भैया तुम्हारी सीट है, जैसा मैं लड़ रहा हूँ निशा कर, मेरी अपनी बात कर ऐसा कोई मेरे को अगर बोलेंगे कि शकील भाई तुम्हारी सीट हमारा गठबंधन हो गया, इस पार्टी के आदमी को हमने दे दिए तो हम अभी वापस ले लेंगे, ऐसा कोई जरूर नहीं। हमारे लिए पार्टी में है, आदमी में नहीं है। लेकिन आपके अध्यक्ष को, जो शहर का अध्यक्ष है, वो शहर के अध्यक्ष को हमारे अध्यक्ष के पास जाकर बात करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। आप हमारे गली के आदमियों को पकड़ ले गए कि भैया ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे से गठबंधन नहीं होता, ऐसे से काम नहीं होता। लोग हंस रहे आपके ऊपर कि इस तरह के गली के लोग को कोई जानता नहीं, 10 घर बाद जिसको जानता नहीं, 10वें घर में पूछे भैया भैया को जानते, हमने देखे अभी जो आदमी की बात करो तो 10 घर बाद पूछे जो उसका घर जानते तो लोग नहीं जानते। यह आज लोग क्या बात कर रहे, 3 तुम्हारे एक हमारे, हमारा किसी से अपोज नहीं, हम किसी के खिलाफ ही नहीं, वैसे भी हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं और हमारे को मिलजुल कर यहाँ पर अपनी सीट निकालना है, क्योंकि ताजाबाद का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात बता रहे कि उसके बाद ऐसा सर्टिफिकेट दिए, वैसा सर्टिफिकेट दिए, तो भाई तुम्हारे से ज्यादा कागजात हमारे को समझते हैं। कागजात के मामले में तो तुम हमारे से मास्टर नहीं हो। ताजाबाद के किसी भी बड़े दिग्गज को ला लो, ताजबाग के किसी भी बड़े दिग्गज को ला लो, कागजात के मामले में हम तुम्हारे से बहुत भारी है, बहुत बड़े है, इस बात पे हमारे को गर्व है। हमारे पास तलवार नहीं लेकिन कलम है, और जब हम कलम चलाते ना तो अच्छों की बोलती क्या सब कुछ बंद कर देते। तो कागजात में हम मास्टर हैं, तो कागजात की बात आप हमारे से, हमारे पास सब है, जब वक्त आएगा तो सब हम बराबर रखेंगे। लेकिन तुम अपने किसी आदमी की व्यक्तिगत रूप से बुराई करना, ये सबसे बड़ी गलत है। हम किसी को व्यक्तिगत रूप से बुरा बोलते नहीं, ये विचारों की लड़ाई है, पार्टियों की लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। किसी को हमारे विचार पसंद आते, हमारे ख्यालात पसंद आते तो वेलकम है, और अगर किसी को पसंद नहीं आते तो हमारे ख्यालात उसको पटाकर देना हमारा काम है। हम उसको अपने ख्यालात, क्योंकि हम अपने ख्यालात पे हमारे पार्टी पे अड़ी इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पार्टी सबसे सच्ची है, सबसे अच्छी है। और अगर किसी को ये लगता है कि हमारी पार्टी अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, हम बैठ के उससे बात करके हमारी पार्टी किस तरह अच्छी है और किस तरह सच्ची है ऐसा बताने का प्रयास क्या है। कोई भी आपको मिल जाए कभी, वो जरूरी नहीं हुआ है, हमको इतने बड़े नहीं होगा बोले उसके घर में आके बात कर लेंगे। लेकिन किसी को गली में पकड़ना, इधर पकड़ना, ये बातें बंद कीजिए। इसके वजह से पूरा के पूरा ताजबाग पिछले 20-25 साल से पिछड़ गया। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं। आजू बाजू के इलाकों में जाओ तो शर्म आती है कि भारत सरकार का सबसे पुरानी बस्ती, आजू बाजू के जितने भी इलाके उसमें से सबसे पुरानी बस्ती कौन है, हमारी 1923 तक का रिकॉर्ड है। कब तक रिकॉर्ड है? 1923 तक। ताजाबाद के डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है। इसी कहते बस्ती के पास ताजाबाद का नाम 1923 में भी था। बाकी आशीर्वाद नगर, आदर्श नगर, पवन सिंह नगर, डायमंड नगर, सोनजारी महल्ला, भाटेपरा, इसको कोई नहीं जानता।
सिर्फ दो नाम थे, एक तो लिगोरी और दूसरा ताजाबाद, बाकी तीसरा कोई नाम ही नहीं। तो जो बस्ती इतनी पुरानी है उसका डेवलपमेंट देखो क्या। अभी पानी आ गया, मैं बोलता ये जो पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया ना, 40% लोगों के घर में घुस जाता है। ये हमारी हालत, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी हमारे यहाँ से, और ये झोपड़पट्टी को हम कोशिश कर रहे हैं उसके मालिकियत के पट्टे दे दो, तो लोग बोलते हैं ऐसा होता नहीं। अरे 90% काम हो गया, अब 90% काम हो गया, 10% करना है वो कारपोरेशन को करना है, कारपोरेशन अगर नहीं करेगा। और अगर अल्लाह ताला ने बाला वहां सरकार में चाहिए अगर हमने तो 10% काम भी कर डालेंगे, क्योंकि इसके हर झोपड़पट्टी वाली को मालिकियत के पट्टे दिला देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं दिलाते तो फिर हम इतने 13,000 जो झोपड़पट्टी के लोग रह रहे, 3,400 उनके घर, 13,000 झोपड़पट्टी के जो लोग रह रहे हैं, उस झोपड़पट्टी में किस हक से रह रहे, क्या नाम से रह रहे? कोई किराएदार बन के रहता है, कोई मालक बन के रहता है, कोई लीज धारक बन के रहता है। ये तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में नहीं है। और आज अगर मालिकियत के पट्टे उनको नहीं दिला दिए तो आज भी कोई भी आके उनकी झोपड़पट्टी को तोड़ सकता है। तो ये 13,000 मुसलमान हमारे जो भाई है, गरीब है बेचारे, ये जाएंगे कहाँ? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो पुराने की कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। अरे भाई वक्त आया ना तो अच्छे तो बिगड़ जाती है। और ये हिंदुस्तान में देख ही रहे, जो कांग्रेस सत्ता में थी वो कांग्रेस के क्या हाल हो गए आप देख रहे, और उनके लोग जो कई सालों से कांग्रेस में रह रहे के अपने घर दार बच्चों को बड़ा उन्होंने बनाया, जैसी बीजेपी सत्ता में तो कैसे भाग भाग के उधर चले। आज भी 246 सांसद में से 110 सांसद वो है बीजेपी में जो कभी कांग्रेस के आमदार रहे, खासदार रहे या उनका रिश्तेदार रहा। 246 में से 110 तो है कांग्रेसी लोग हैं। तो जब वो काला बदल सकते तो आपके घर के भी लोग काला बदल के कब आपको उठवा दिए और आपका नामो निशान मिटा दिए, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ताजाबाद अब सेंटर में आ चुका है, सेंटर की प्लेस है, हर किसी के हित की नजर है। हर कोई चाहता है कि इन गरीब लोगों को हटाकर अपने बड़े चार मॉल खोले जाए, महल खोले जाए, और कोई इतना भी बड़ा तस्कार हो। अगर गवर्नमेंट ने अगर अपनी लादी अगर डंडा ला दिया तो कोई भी आपको तोड़ सकता है। किसी को लगता है कि अब तो इतने पुराने कुछ नहीं रहेगा। अभी आपको बता रहा, जब से ये सरकार आई है दिल्ली में बीजेपी की सरकार, उसने दिल्ली के 25,000 घरों को तोड़ डाला है। कोई मीडिया ने नहीं छापा, आप जाकर देखिए, सोशल मीडिया पे जाइए, दिल्ली में घर तोड़ने की दास्तां ये डालिए, आपको यूट्यूब में दिखता है कि 25,000 घर सिर्फ 6 महीने में दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने तोड़ डाली। उनके पहले बिजली के बिल काट दिए, नल कनेक्शन काट दिए और बाद में घर को नेस्ताबूद कर दिया। और अभी वही लोग बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी हमारे घर तोड़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो किसी को भी अगर बात करना है तो हमारे खुली छुट्टी, हमारे जो अध्यक्ष है उससे बात करें, गठबंधन करें, वो जो आदेश देंगे वो मानने को हम तैयार है। लेकिन इसको गली में पकड़ना, उसको पकड़ना, और तो कोई ऑथेंटिक है नहीं। तुम्हारे नेता तुम्हारे नेताओं को हमने बिहार में जाके बोले, ऑफिशियली लेटर दिए कि भैया आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। उन्होंने बोले गठबंधन कर लीजिए, और हमने ये भी बोले कि गठबंधन कर लीजिए और साथ में मिलकर हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तुम्हारे नेता हमारे को बोलते हैं कि बीजेपी को हराना है तो तुम चुनाव लड़ना छोड़ दो। ये तुम्हारे नेताओं का जवाब है। तो जो लोग मुसलमानों को कहीं पर भी नेतृत्व खड़ा करने के लिए, जो लोग मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं, और अभी से नहीं है, बहुत पहले से, आपको पता है हमारे हमारे ऊपर करते ये इल्जाम लगता है कि ये जो निजाम है, निजाम ने हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़े, ये लड़े, वो लड़े, तुमको रुपया का इतिहास बता। ये जो निजाम है ना, जो अभी हैदराबाद में थे, ये 1718 में ये सत्ता में आए। कितने में? 1718। शिवाजी महाराज का इंतकाल कब हुआ मालूम है? 1680।
संभाजी राजे का इंतकाल कब हुआ? 1690 में। राजा राम का इंतकाल कब हुआ? 1705 में। और ये आए कब? 1718। और 1718 से लेके 1948 तक इनका राज चलते रहा। कहां पर? हैदराबाद में। और जब वो राज कर रहे थे तो कहीं शिवाजी महाराज के वंश से कभी लड़ाई हुई होगी? न शिवाजी से लड़ाई हुई, न संभाजी से लड़ाई हुई, न राजा राम से लड़ाई हुई। तो शिवाजी की जो दुश्मनी जैसी हुई थी। और 1948 में इनको जबरन गवर्नमेंट ने वहां पे एक आंदोलन हुआ और अपनी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करके 1.5 दिन में इसको कब्जे में कर ली हैदराबाद। कितने दिन में? 1.5 दिन में। 2 दिन भी नहीं लगे। अगर उनकी फुल तैयारी रहती है लड़ने की तो 1.5 दिन में कोई कब्जे में आता। और वो सल्तनत जिसका जीडीपी उस वक्त सारे हिंदुस्तान के कुल जीडीपी के 3% था। कितना? एक छोटे से स्टेट का कितना था? 3% था। अभी इंडिया का जीडीपी, पूरे इंडिया का जीडीपी 3% करके पार नहीं कर पाया किसी को पूरे दुनिया के जीडीपी से। उनका कितना था? वो छोटे से हैदराबाद घराने का कितना था? 3%। और वो आदमी जो शख्स था जिसका नाम नवाब उस्मान अली, वो उस्मान अली उस वक्त वेल्थ के मामले में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। दुनिया का, जैसा कि अभी बोल रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। दूसरे नंबर पे कौन है? अमेज़न वाला। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। और क्यों अमीर था वो? इसलिए अमीर था क्योंकि गोवलकोंडा में डायमंड की कंदी खान थी और डायमंड की खान पे अकेला उसका कब्जा था। और वहां से वो डायमंड निकालता था और सारी दुनिया को बेचता था। अर्तुगरुल गाजी आपने देखा वो उस्मानिया सल्तनत, तो उस्मानिया सल्तनत का जब दौर खत्म हुआ अंग्रेजों ने और बाकी ने मिलकर उनको खत्म करने की कोशिश की है सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1917 में। तो ये जो उस्मान जो थे, उस्मान अली, नवाब उस्मान अली, इन्होंने वो जो उस्मानिया सल्तनत के जो वजीर थे, जो खानदान के लोग थे, वो खानदान के लोगों को तुर्की से उठाकर फ्रांस में शिफ्ट किया। कहां पर? फ्रांस में। और उनका पूरा खर्चा फ्रांस में रहने का और पूरा खर्चा कौन करते थे? उस्मान अली कर लेते। इतना बड़ी शादी। और वो चलते उस्मानिया सल्तनत जिसने पूरे दुनिया पे 700-800 साल राज की, उनके घर की 2 लड़कियां उनके घर में ब्याही गई है। उनकी बहू थी। इतना बड़ी शादी। और उसको ये क्या बता देगा तुमने? जब हिंदुस्तान एक हुआ तो उन्होंने इनकार किया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होना नहीं चाहता, मैं शामिल होना नहीं चाहता, मैं अपना खुद का राज्य करना चाहता हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर रहना चाहता हूं। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया। और आपको बता दूं ऐसा प्रस्ताव उन्होंने नेहरू को गया और कहा गए तुर्की गए और दूसरे दिन क्या हो गया? 1.5 दिन में कब्जा हो गया। लेकिन वो इस्लामी गवर्नमेंट की नवाब ने उस पर कब्जा किया। ऐसा ही कल प्रस्ताव कोल्हापुर के शाहू महाराज के लड़के राजा राम ने दिया, गवर्नमेंट ने उसको मान लिया। शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे उनका बहुत बड़ी सल्तनत थी, उधर वहां से लेके तो कर्नाटक तक, उनको माना। और 1960 में वो आजाद हुआ। कब हुआ? 1960 में, 10 साल बाद, 12 साल बाद। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में आजाद हुआ। पांडिचेरी कब आजाद हुआ? वही 1960। यानी तुम शाहू महाराज को कहते, शाहू महाराज को टाइम दे सकते, पोर्तुगीज को टाइम दे सकते, पांडिचेरी के फ्रांस को आए नगर दादर नगर हवेली के जो एक गए हुए तो उसको साथ दे सकते, राजा हरि सिंह को तुम कहते बचाने जा सकते हो। और एक नवाब मुसलमान था, इसलिए उसको क्या करते हो? 1.5 दिन में कब्जा मारते हो। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। नेहरू, वल्लभ भाई पटेल उसके थे और मौलाना आजाद भी थे। इसलिए कांग्रेस का मुसलमान है तो हमारा वोट करीब ऐसा नहीं है यार। मौलाना आजाद भी शामिल थे, बाबा साहब आम्बेडकर भी उस वक्त थे, लेकिन उन्होंने आवाज
नहीं उठाई, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा मदद किसने किया? नवाब ने किया। मिलिंद कॉलेज कहाँ का? औरंगाबाद का, मैसूर की जगह बाबा साहेब अम्बेडकर को हजारों एकड़ जगह दी किसने? नवाब ने। उसके बाद तुम दुश्मन मानते, भाई तुम्हारे खिलाफ लड़ा, तुमने कब्जे को दुश्मन मानना चाहिए। उसके एक साल बाद जब नवाब वापस आए 1949-50 में, तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनसे स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। उनको वहां के हैदराबाद गवर्नर का क्या बनाया? गवर्नर बनाया। अगर वो दुश्मन थे इंडिया गवर्नमेंट के तो गवर्नर क्यों बनाती? और उसके बाद 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई और हिंदुस्तान की हालत खराब हो गई थी, तो इसी नवाब ने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को 5 टन सोना दिया। कितना दिया? 5 टन सोना। आज के हिसाब से निकाले तो 1 तोला सोना कितने का होता? 1 लाख का। और 1 टन कितने का होता? 1000 किलो का। तो 5000 किलो और 1 कल से किलो में कितने ग्राम रहता? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब 1 किलो 1000 ग्राम, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, उसको करो फिर 1000 बार और उसको करो, जीरो नहीं गिन पाओगे। इतनी बड़ी कुर्बानी, और तुम क्या बोलते हो उसको? दुश्मन थे। और उसके बाद 1967 में जब मीर उस्मान अली का इंतकाल हुआ, तो इस गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका क्या किया? विदा की। हिंदुस्तान का जो तिरंगा फ्लैग था वो 2 दिन तक आधा था शोक में। कितना था? आधा। अगर वो दुश्मन थे तो हिंदुस्तान का फ्लैग 1967 की बात कर रहा हूँ, आजाद जंग 1948 से 1967 में फ्लैग कितना था? जब उनके राजकीय सम्मान में कितना हो गया? आधा था। जब आधा फ्लैग पर किया जाता है शोक में, जब हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा नेता जिसने इस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सेवा किया हो, उस टाइम जाता आधा फ्लैग। टीवी नरसिंहराव मरा तो नहीं हुआ था हाल में? टीवी नरसिंहराव का कोई राजकीय सम्मान नहीं किया गया क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद को गिराने में मदद किया, भूमिका निभाई थी। और वो कौन था? वो भी कौन था? कांग्रेस ही था। मैं कांग्रेस के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ अभी क्योंकि कांग्रेस ही क्या कर रहे हैं अभी हमारे इलाके में, ये गली में पकड़ रहे हैं, वो चौक में पकड़ रहे, 4 कहते हैं उसको वो खिला दे रहे। क्या अरे नहीं जी, हर्रा भी अच्छा है, 4 उसको वो खिला दे रहे। क्या बोलते मुंह के बड़े, और वो ब्रेड तो क्या कर रहे? इतने सस्ते में बिकने वाले लोग नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खरीद लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं अल्लाह ताला को बिक गए, और जो अल्लाह ताला को बिक गए उसको कोई खरीद नहीं सकता। तो ये कांग्रेसियों की हकीकत बयान इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत कूटनीति करती है। अभी चुनाव आ रहा, अच्छे बंदे तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा कर लो जी, वैसा कर लो जी। अरे कर लो जी, तो जहाँ करना है वहां करो ना भाई। इसको उसको गली में पकड़ के क्या कर रहे हो? ऐसे आपके साथ भी प्रयोग होंगे। नई अभी शुरुआत हुई है, और ये हफ्ते वाली मीटिंग में इसलिए आया करो, और इसलिए क्योंकि सारे पर्दे जितने भी आ जाते, सारे मतलब क्या हो जाते? साफ हो जाते। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इतना वक्त लेना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास लेना तो बताना जरूरी है। और एक बार बता, अगर वो हिंदुस्तान को नहीं जाते उस्मान अली, उन्हीं के कहते इसमें पड़े हुए लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी से, आपने देखा जब पाकिस्तान में के आतंकवादियों ने यह हमला किया तो जितना खुल के मजम्मत पाकिस्तान की, हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अगर किसी ने की तो किसने की? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की। कांग्रेस की तरफ से जो शशि थरूर गया था उसको तो सिर्फ कांग्रेस वाले ज्यादा दे रहे। दूसरा आदमी था शशि थरूर, जिसने बोला आज कांग्रेस वाले उसको क्या कर रहे? गाजा पकड़ रहे और उसको अपने किसी रैली में नहीं रख रहे। ये कांग्रेस की हकीकत है और ये एमआईएम की हकीकत है। इस बात को समझिए और इस तरह ये जज्बा कायम इसे रखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हमारे को कामयाबी आने वाली है। इसके बाद मैं हमारे